नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सजदर पांडे और आज हम यहां पर इतिहास के अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों से। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने यहाँ पर दिया है वो ये है कि निम्न में से किसने लौह एवं रक्त की नीति चलाई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न में पूछा गया है कि यहाँ पर 4 सुल्तान के नाम दिए गए हैं, 4 शासकों के नाम दिए गए हैं। उनमें से कौन सा शासक है जिसने मध्यकालीन भारतीय इतिहास में लौह और रक्त की नीति को, जिसको इंग्लिश में ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी हम कहते हैं। तो उसमें से पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन, तीसरा है रजिया, चौथा है जलालुद्दीन खिलजी। तो याद रखेंगे कि इस नीति को चलाने वाला जो व्यक्ति हमको दिखाई देता है वो है बलबन। तो बलबन, जिसका वास्तविक नाम उलूग खां भी दिखाई देता है, उसी ने इस नीति का पालन किया था और इस नीति के माध्यम से उसने इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई तुर्कान-ए-चहलगानी नामक जो संगठन था उसको समाप्त किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस नीति को चलाने वाला व्यक्ति कौन है? आंसर ऑप्शन बी है, जिसका नाम है बलबन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने पारसी त्योहार नवरोज मनाने की शुरुआत की। तो ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक पारसी धर्म का त्योहार है नवरोज। कौन से धर्म का? तो पारसी धर्म, आपको पता होना चाहिए। तो पारसी धर्म का एक त्योहार है नवरोज। वो उस त्योहार को, जो कि एक गैर इस्लामिक त्योहार है, इस त्योहार को इनमें से किस इस्लामिक शासक ने मनाने की शुरुआत की थी, यही यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी का, दूसरा है फिरोज शाह तुगलक, तीसरा है बलबन, चौथा ऑप्शन दिया है इल्तुतमिश। तो याद रखेंगे कि नवरोज जो कि गैर इस्लामिक त्योहार है, इसको अपने दरबार में शुरू करने वाला पहला सुल्तान या पहला शासक हमको कौन दिखाई देता है? बलबन। इसके अलावा बलबन के ऊपर और भी कुछ क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं कि बलबन ने ही, पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी बलबन। और बलबन ने ही इसके अलावा 2 और गैर इस्लामिक यानी कि पारसी परंपराओं की शुरुआत अपने दरबार में की थी। एक जिसका नाम आपको दिखाई देता है सिजदा। सिजदा या सजदा भी कह सकते हैं आप उसको। सिजदा का अर्थ होता है झुक करके सलाम करना। तो ये गैर इस्लामिक परंपरा है और इसको शुरू करने वाला भी सुल्तान कौन है? बलबन। इसके अलावा उसने एक और परंपरा शुरू की थी, पैबोस या पायबोस। ये जो पैबोस या पायबोस जो है, ये भी एक गैर इस्लामिक परंपरा और इसके तहत दिखाई देता है कि सुल्तान के पैर चूमना पड़ता था। तो ये दोनों ही गैर इस्लामिक परंपराएं हैं और इन दोनों ही परंपराओं को शुरू करने वाला शासक भी कौन है? बलबन। तो ये प्रश्न ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर बलबन है और इन दोनों चीजों का भी सही उत्तर क्या है? बलबन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे छोटे समय के लिए शासन किया। तो ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा वंश है जिसने सबसे कम समय के लिए दिल्ली पर शासन किया था। 4 ऑप्शन है। पहला वंश है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश और चौथा है सैयद वंश। ये चारों ही हैं जो हैं वो दिल्ली सल्तनत के वंश हैं, आपको याद रखना है। अब आपसे प्रश्न में पूछा गया कि इन चारों में से सबसे कम समय तक शासन करने वाला सल्तनत काल का वंश कौन सा है। तो आप याद रखेंगे कि सीक्वेंस भी थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे कि सल्तनत काल पर सबसे पहला वंश जो आता है वो है गुलाम वंश और जिसका शासनकाल हमको जो दिखाई देता है 1206 से 1290 तक दिखाई देता है। इसके अलावा जो इसके बाद जो वंश आता है वो है खिलजी वंश, जिसका है शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी। फिर तीसरे पर आपको दिखाई देता है तुगलक वंश, जिसका शासनकाल है 1320 से 1414 ईस्वी। चौथे पर आपको दिखाई देता है सैयद वंश, जो कि 1414 से 1450 या 51 तक दिखाई देता है ईस्वी में। और पांचवा वंश हमको दिखाई देता है लोधी वंश, जो कि शासनकाल उसका 1450 से 51 से 1526 ईस्वी तक दिखाई देता है। तो ये कुल 5 वंश हैं और इन 5 वंशों में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सबसे छोटा शासनकाल आपको दिखाई देता है खिलजियों का। खिलजियों का शासनकाल मात्र 30 वर्ष का रहा, 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक। तो ये आपको याद रखना होगा। वहीं पर अगर हम बात करें तुगलक वंश की तो इसमें जो एक और प्रश्न बन सकता है कि सबसे लंबे समय तक शासनकाल किसका रहा। तो इन 5 वंशों में से सबसे लंबे समय तक शासनकाल था तुगलक वंश का, जिसने लगभग 94 वर्ष तक शासन किया था, यानी कि 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको यहाँ बताई वो सब महत्वपूर्ण हो सकती हैं, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन बी खिलजी वंश। बढ़ते अपने अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। तो ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वो कौन सा सुल्तान सल्तनत काल का जिसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। अब सिकंदर ए सानी का अर्थ क्या है एक तरह से, तो आप ये भी जान लीजिए। सिकंदर ए सानी का एक तरह से अर्थ है कि दूसरा सिकंदर। तो ये जो एक शासक है सल्तनत काल का, वो प्राचीन काल के यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर से प्रभावित है, जिसको आप अलेक्जेंडर कहते हैं। तो अलेक्जेंडर या सिकंदर से प्रभावित होकर के इस एक सुल्तान ने भी प्रश्न में पूछा कि कौन सा
सुल्तान है, तो वो कौन सा सुल्तान है जिसने सिकंदर से प्रभावित होकर के दूसरे सिकंदर या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी, तो वो कौन है यही पूछा जा रहा है। उसको उसने टाइटल के लिए था सिकंदर सानी, ये भी आपको याद रखना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं। पहला है बलबन, दूसरा सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन दिया है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथे सुल्तान का नाम दिया सिकंदर लोदी। तो याद रखेंगे कि सल्तनत काल का जो एक खिलजी वंश का सुल्तान दिखाई देता है अलाउद्दीन खिलजी, उसने ही इस टाइटल को लिया था क्योंकि वो बड़ा ही महत्वाकांक्षी सुल्तान था और इस वजह से उसने इस टाइटल को लिया था। वो भी सिकंदर की तरह ही दुनिया को जीतने की सोच रहा था, बाद में उसने इस विचार को त्याग दिया था, एक अलग बात है, लेकिन आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो सिकंदर सानी का उपाधि लेने वाला जो सुल्तान हमको दिखाई देता है कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण की प्रणाली की शुरुआत की थी। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही बार ये प्रश्न आ चुका है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू करने वाला, मार्केट कंट्रोल सिस्टम को या मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को शुरू करने वाला सुल्तान कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे कि प्रश्न अक्सर आता रहता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है बलबन, दूसरा है जलालुद्दीन खिलजी, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा नाम दिया है मोहम्मद बिन तुगलक। ये चारों ही जो हैं, ये चारों ही सल्तनत काल के सुल्तान हैं। इन चारों में से जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्योंकि एक विशाल सेना खड़ी की थी और उस विशाल सेना के खर्चों की पूर्ति के लिए उसको ये सब काम करना पड़ा था और उसी के तहत उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली, मतलब बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की कीमतों को फिक्स करवा दिया था। इस नीति में क्या किया था उसने, तो बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की कीमतों को फिक्स करवा दिया था, स्थिर करवा दिया था, खास करके सैनिकों के लिए। तो वही प्रणाली क्या कहलाती है, बाजार नियंत्रण प्रणाली। इसके तहत उसने कीमतों को फिक्स करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इस काम के लिए उसने एक नया विभाग ही बना दिया था और उस विभाग का नाम है दीवान ए रियासत। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। दीवान ए रियासत नाम का उसने एक विभाग बनाया था और उसके तहत उसने सहना ए मंडी नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी। तो ये सारी बातें आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि दीवान ए रियासत नाम का विभाग बनाया और इसके अंदर उसने सहना ए मंडी नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की। और काम क्या था इन सब का, बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की कीमतों को स्थिर बनाए रखना, फिक्स बनाए रखना, खास करके सैनिक वर्ग के लोगों के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। याद रखना है आपको, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि ये जो गाजी मलिक है वो किस वंश का संस्थापक है। तो अब आपको पहले तो ये जान लेना चाहिए कि गाजी मलिक का वास्तविक नाम क्या है। वैसे ये उसका वास्तविक नाम है, लेकिन सुल्तान बनने के बाद उसका क्या नाम मिलता है, तो सुल्तान बनने के बाद उसका नाम दिखाई देता है गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक इसका शासक बनने के बाद नाम हमको दिखाई देता है। तो गयासुद्दीन तुगलक ही जो है वही गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आपको जैसा मैंने बताया उससे आपको पता चल जाएगा कि किस वंश का संस्थापक था। तो 4 ऑप्शन है, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। तुगलक वंश का संस्थापक हमको कौन दिखाई देता है, गयासुद्दीन तुगलक, और वही किस नाम से जाना गया है, गाजी मलिक के नाम से जाना गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इब्न बतूता नामक एक यात्री किस शासक या किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था। तो पहले तो इब्न बतूता के बारे में जान लीजिए। इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो अफ्रीका का एक देश है मोरक्को। मोरक्को से घूमते घामते कहाँ पहुँच गया था, भारत। विश्व का सबसे बड़ा घुमक्कड़ माना जाता है। तो घूमते घामते ये जब भारत पहुंचा, तो ये जब भारत पहुंचा है उस समय किस सुल्तान का शासनकाल चला था, यही यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। अब 4 ऑप्शन है, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर और सिकंदर लोदी। तो याद रखेंगे कि जिस समय इब्न बतूता जो कि मोरक्को, कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था, तो जब वो भारत पहुंचा है मोरक्को से, तो उस समय भारत पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। किसका शासन, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान ये भारत पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली शहर का काजी भी बनाया था, ध्यान रखेंगे, और बाद में इसको अपना दूत बना करके चीन या चाइना भी भेजा था। तो ये सारी बातें प्रश्न में आती रहती हैं। साथ ही साथ इस इब्न बतूता जब भारत आया था तो उसने एक पुस्तक भी लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है रेहला, और ये किस भाषा में लिखी गई है ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो याद रखेंगे कि अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है ये रेहला। तो ये सारी बातें बड़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर इन पर प्रश्न बनता रहता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान के अधीन सर्वाधिक दास या गुलाम थे। 4 ऑप्शन है, बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न पूछा गया है कि इन चारों सुल्तानों में से किस सुल्तान के शासनकाल में सर्वाधिक दास या गुलाम हुआ करते थे।
तो याद रखेंगे कि एक ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और अक्सर आता है, तो इसको इस तरीके से भी पूछा जाता है कि वो कौन सा सुल्तान था जो दासों या गुलामों का शौकीन था, यानी कि दासों को रखने का शौक रखता था। तो यही यहाँ पर भी है, प्रश्न में भी कुछ ऐसा ही पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन बलबन ये सारे ऑप्शन दिए हैं। अब इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक ही वो शासक था जो गुलामों या दासों का शौकीन था, और इस कार्य के लिए उसने एक अलग से विभाग बना रखा था जिसका नाम था दीवान ए बंदगान, जिसके प्रमुख अधिकारी का काम ही ये था कि वो गुलामों की भर्ती करे और उनकी देखभाल करे। तो गुलामों की भर्ती और उनकी देखभाल करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान नाम का एक नया विभाग बनाया और उसके अधीन ये सारे कार्य करता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके लिए क्या है? फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने अशोक के 2 स्तंभ को दिल्ली लाया? तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये भी कि वो दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान है जो अशोक के 2 स्तंभ लेखों को दिल्ली लेकर के आता है। तो अशोक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अशोक मौर्य शासक अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपना लिया था तो उसने शिलालेख, स्तंभ लेख और गुफा लेख या गुहा लेख लिखवाए थे। उनमें से 2 ऐसे स्तंभ लेख हैं जिनको किसी एक सुल्तान ने किसी और स्थान से दिल्ली स्थानांतरित किया था। यही यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सुल्तान है? पहला ऑप्शन दिया इब्राहिम लोदी, दूसरा है बलबन, तीसरा फिरोज शाह तुगलक और चौथा दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो याद रखेंगे कि ऐसा कार्य करने वाला वो सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक ने ही अशोक के एक स्तंभ को मेरठ से दिल्ली लाया था, इसलिए उस स्तंभ लेख को हम लोग दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख के नाम से जानते हैं। और दूसरा स्तंभ लेख उसने लाया था टोपरा से, इसलिए उस स्तंभ लेख को दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली टोपरा एंड दिल्ली मेरठ ये 2 स्तंभ लेख हैं जिनको फिरोज शाह तुगलक लेकर के आया था दिल्ली। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इस प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर आता है। तैमूर लंग एक विश्व प्रसिद्ध आक्रमणकारी है। इसने ये जो है तुर्की से आया था। कहाँ से आया था? तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि एक तुर्क आक्रमणकारी था, तो इसका देश का नाम याद रखेंगे कि तुर्की से भारत आया था। कौन? तैमूर लंग, और ये अपने समय का एक विश्व का सबसे प्रसिद्ध आक्रमणकारी में से एक माना जाता है। प्रश्न ये पूछा गया है कि इसने जब भारत पर आक्रमण किया तो वर्ष कौन सा था? 4 ऑप्शन है, 1210, 1398, 1492 और 1526। तो याद रखिएगा कि इसने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, वर्ष है 1398। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश अफगानी था? तो ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तक मैंने आपको जैसा बताया कि दिल्ली में सल्तनत में कुल 5 वंशों का शासनकाल हमको दिखाई देता है। ध्यान रखेंगे, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने शासन किया है। पहला गुलाम, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद, 5वां लोधी। इनमें से शुरुआती जो 4 वंश हैं वो सभी के सभी तुर्की के थे, मतलब टर्किश वंश था उनका। इनमें जो 5वां वंश है, जो लोधी वंश है, वही जो है अफगानी वंश है, और जो लोधी वंश है वो भारतीय इतिहास का या सल्तनत काल का पहला अफगानी वंश है। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला अफगानी वंश लोधी वंश है। प्रश्न में भी वही पूछा गया है कि कौन सा वंश अफगानी था। तो 4 ऑप्शन है, गुलाम, खिलजी, सैयद और लोधी। तो मैंने जैसा बताया कि लोधी वंश क्या था? एक अफगानी वंश, मतलब इसके पूर्वज जो है अफगान से आए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोधी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो आज आपका वर्तमान आगरा शहर है, इस शहर को बसाने वाला शासक है, सुल्तान कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा फिरोज शाह तुगलक, तीसरा सिकंदर लोधी, चौथा दिया है इब्राहिम लोधी। तो ये जो आगरा शहर है, इस शहर को बसाने वाला जो सुल्तान या शासक है वो है सिकंदर लोधी। लोधी वंश का शासक सिकंदर लोधी, उसने ही वर्ष 1503 में, तो ये याद रखेंगे 1503-1504 के आसपास इसने वर्तमान उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की स्थापना की थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी सिकंदर लोधी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गुलरुखी उपनाम से कौन कविताएं लिखता था? तो यहाँ पर 4 सुल्तानों के नाम दिए गए हैं और प्रश्न में पूछा गया है कि इन चारों सुल्तानों में से कौन सा सुल्तान है? पहला देखिए नाम दिया सिकंदर लोधी, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा इब्राहिम लोधी और चौथा नाम दिया है बाबर। इन चारों में से बाबर जो है वो सल्तनत काल का शासक नहीं है, पहले तो आप ये भी याद रखेंगे। सल्तनत काल के शासकों में केवल ये 3 नाम है। अब ये पूछा जा रहा है कि इन चारों में से वो कौन सा शासक है जो गुलरुखी के नाम से, मतलब उसका टाइटल नेम था, पेन नेम था या उपनाम था, उस नाम को लेकर के
कविताएं लिखा करता था। तो याद रखेंगे कि ऐसा करने वाला जो शासक है वो है सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी जो कि लोदी वंश का एक सुल्तान है वो ऐसा करता था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सिकंदर लोदी, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। और किस उपनाम को लेकर के कविताएं लिखता था, तो गुलरुखी। किस भाषा में लिखा करता था, तो ये भी याद रखेंगे फारसी। तो फारसी भाषा में ये गुलरुखी नाम रखकर कविताएं लिखा करता था सिकंदर लोदी। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन है। तो ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शासक कौन है, ये पूछा गया है। अब आपको यहाँ पर फिर से थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत जो है उसका सबसे पहला सुल्तान हमको दिखाई देता है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक भी है और साथ ही साथ वो दिल्ली सल्तनत का भी संस्थापक है। गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत दोनों का पहला शासक है। अब उसी से अपोजिट एक दूसरा प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शासक कौन है। तो निश्चित तौर पर वो कोई ना कोई लोदी वंश का ही शासक होगा, क्योंकि लोदी वंश जो है वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है। तो प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न में पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन है। पहला ऑप्शन है नासिरुद्दीन महमूद, दूसरा ऑप्शन है खिज्र खां, तीसरा ऑप्शन है बहलोल लोदी और चौथा नाम है इब्राहिम लोदी। तो याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शासक जो हमको दिखाई देता है वो है इब्राहिम लोदी। कौन है? इब्राहिम लोदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी। और इस इब्राहिम लोदी को हराने वाला जो व्यक्ति आपको दिखाई देता है वो है बाबर। तो बाबर जो कि मुगल वंश का संस्थापक है, उसने 1526 में भारत पर आक्रमण किया और 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करके पानीपत के प्रथम युद्ध, तो ये भी याद रखेंगे कि बाबर ने 1526 में भारत पर आक्रमण किया और एक युद्ध लड़ा जिसका नाम है पानीपत का युद्ध। और इस युद्ध में उसने अंतिम सुल्तान मतलब इब्राहिम लोदी को पराजित किया और इसकी वजह से ही ये इब्राहिम लोदी मारा जाता है और यहीं से सल्तनत काल का भारत में समाप्ति हो जाता है। तो अंतिम सुल्तान है इब्राहिम लोदी, पराजित करने वाला है बाबर। कब? 1526 में। किस युद्ध में? पानीपत के युद्ध में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो ये सारे प्रश्न जो आज हमने अभी देखे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर आते रहते हैं, तो आपको इस पर ध्यान रखना चाहिए। और तो फिर हम आज इस वीडियो में यहीं पर तक बात करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।